Bohr's atomic model if nucleus is also moving। न्यूक्लियस का मास अगर हम फाइनाइट एज्यूम करते हैं तो कहो पहले वाले में डिफरेंस क्या था, पहले और इसमें डिफरेंस क्या है। तो पहले डिफरेंस समझना है। पहले वाले केस में जो था वहां पे इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन के आसपास जो है वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो उस केस में अगर हम जनरल ऐसे सोचेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स या म्यूचुअल इलेक्ट्रिकल फोर्स या कोई भी म्यूचुअल फोर्स के वजह से अगर रिवॉल्व करता है तो वो क्या होगा, वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इनिशियली मान लो कि ऐसे दो रेस्ट में है, ठीक है, जैसे मान लो कि दो लोग ऐसे, जो एक खेल होता है बचपन में, दो लोग ऐसे हाथ पकड़ के हैं और दोनों जो है वो घूम रहे हैं। तो उस केस में जो उनका मोशन होगा वो मोशन किस पॉइंट के अबाउट होगा, वो मोशन होगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। क्यों सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम के अबाउट होगा? क्योंकि सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो है। तो जब सेंटर ऑफ मास अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, इंटरनल फोर्सेस के वजह से मोशन होगा तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। अब पहला वाला मॉडल सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई न्यूक्लियस का जो मास है, अगर हम ये भी जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास किस साइड में लाई करता है, अगर दो मासेस मान लो ये m है और ये 10m है, तो सेंटर ऑफ मास किसके क्लोज, हेवियर की तरफ होगा। हेवियर हाँ, साइड। जितना मास इंक्रीज करते जाएंगे सेंटर ऑफ मास जो है हेवियर के साइड शिफ्ट होता जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो 1800 टाइम्स 1900 टाइम्स जो है एक प्रोटॉन का मास है, कई सारे प्रोटॉन हो गए तब तो वो बहुत ही हैवी हो गया। तो हमारा जो मानना है कि भाई जो उस केस में जब बहुत ही हैवी हो जाता है, या हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकली कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इनफाइनाइट मास का है, इनफाइनाइट मास का होगा तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा और इसी के अबाउट हम रिवोल्यूशन कंसीडर करते हैं। अगर मान लो कि वहां पे ऐसा हो जाए कि न्यूक्लियस के मास को भी कंसीडर किया जाए कि न्यूक्लियस कुछ फाइनाइट मास का है, तो ऐसे केस में जो रिवोल्यूशन होगा दैट विल बी अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये जो है इनके बीच की सेपरेशन जो है अगर आर है तो ये जो है कुछ r1 डिस्टेंस पे होगा, ये कुछ r1 डिस्टेंस पे होगा, ये कुछ r2 डिस्टेंस पे होगा। तो ये अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेगा ऐसे r2 रेडियस पे, और ये जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेगा r1 रेडियस पे, r1 रेडियस पे। ऐसे ऐसे जो है दोनों रिवॉल्व करेंगे किसी पोजीशन पे, भाई ये ऐसे पहुंच जाएगा, ये ऐसे पहुंच जाएगा। तो सेम टाइम में क्या है कि दोनों सेम एंगल रोटेट करेंगे, जितना एंगल ये रोटेट करेगा उतना ये एंगल रोटेट करेगा। तो दोनों की जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड, वो सेम होगी, ओमेगा जो है इनका सेम होगा, ओमेगा सेम होगा। एंगल रोटेटेड सेम है, हमेशा जो है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन वही रहेगी। अगर आगे पीछे वो शिफ्ट होते हैं तो सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा, तो इसको रखते हुए यहाँ पे ये हमेशा ऐसे मूव करते रहेंगे, कुछ टाइम होगा तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो दोनों सेम टाइम में सेम एंगल रोटेट करेंगे तो इनका ओमेगा सेम होगा। इन दोनों की जो लीनियर स्पीड होगी, लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी, जस्ट लाइक रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की तरह से एक रॉड की तरह से ये रोटेट करेंगे। अब रॉड की तरह से अगर रोटेट कर रहे हैं तो हर पॉइंट की लीनियर स्पीड डिफरेंट है बट एंगुलर स्पीड सेम है, तो इनका ओमेगा सेम हो जाएगा, इनका ओमेगा सेम हो जाएगा। तो अब हम अगर इस पे बोर्स का मॉडल अप्लाई करते हैं, बोर्स का मॉडल अप्लाई करते हैं, तो अब इसमें भी बोर्स का मॉडल है क्या? बोर्स का मॉडल तो सिंगल वन वर्ड आंसर क्या है, क्वांटाइजेशन।
तो क्वांटाइजेशन में बोर्ड्स का ये कहना है कि भाई सारे रेडियस पॉसिबल नहीं होंगे, तो कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो 10 सेंटीमीटर, नेक्स्ट जो है 15 सेंटीमीटर, नेक्स्ट जो है 18 सेंटीमीटर, वही सारे रेडियस अलाउड होंगे, तो हमें वही रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सारे वेलोसिटीज पॉसिबल नहीं होंगे, कुछ वेलोसिटी होगी, उसके बाद नेक्स्ट वेलोसिटी होगी, उसके बाद नेक्स्ट वेलोसिटी, एनर्जी इसी तरीके से। तो हम कंपेयर करेंगे उस मॉडल और इस मॉडल में डिफरेंस क्या आ रहा है, और वहां से एनालॉजी ड्रॉ करके हम रिजल्ट लिख लेंगे। तो कैसे? तो इक्वेशन मान लो हमें लिखना है, तो पहला तो यही है, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर, इसको मान लेते हैं कि इसका मास जो है वो m1 है, ये जो है मान लेते हैं कि ये m1 है, और इसका मास जो है वो m2 है। ठीक है, ये सीबीएसई में नहीं है भाई, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज़्यादा चांस है कि इंजीनियरिंग में, मेडिकल में कम चांस है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इफ न्यूक्लियस इज आल्सो मूविंग, तो यहाँ से जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r1। किसी भी एक पार्टिकल पे देखते हैं। अब ये फोर्स क्या है? वो है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर r1। ठीक है, ये है। उधर क्या आया था? अगर पहले मैं लेता तो पहले यहाँ पे क्या लिखता, यहाँ पे आर लिख लेता, m ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे पहले केस में जो है न्यूक्लियस रेस्ट में होता, न्यूक्लियस रेस्ट में होता, तो इसका सर्किल का रेडियस क्या होता? सर्किल का रेडियस आर होता, तो यहाँ पे आर आता, आर अभी जो है R1 है। तो R1 को R के टर्म्स में लिखना है, ये इक्वेशन हो गया पहला, तो ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे R1 आ गया, तो R1 को R के टर्म्स में लिखेंगे, उसके बाद ही हम, हाँ, हम्म। के जेड स्क्वायर बाई R1, तो ये इक्वेशन होगा। पहले वाले केस में ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पे अभी ऐसे लिख सकते हैं। तो अब R1 की वैल्यू क्या होगी? ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ये है, ये तो पता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट सेम होता है, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। तो वहां से आ जाएगा r1 बाई r2 इज इक्वल टू m2 बाई m1। ये हुआ। अब और पहला ये इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन होगा कि हमारे पास है कि r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r है। तो अब यहाँ से r की वैल्यू, r1 की वैल्यू r के टर्म्स में आ जाएगी। सो r1 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, रेशियो नोन है, इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम 2 3 से इंटू आर, m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू आर। रेशियो नोन है, सम नोन है, आर को डिवाइड करना है इस रेशियो में, तो या तो R2 की जगह ये पुट कर दो, तो ये R1 की वैल्यू आ जाएगी। अब R1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, R1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो है k है, जेड स्क्वायर है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, m1 है, ओमेगा स्क्वायर है, और R1 की जगह हमने पुट कर दिया ये m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा कि सेम इक्वेशन है,
सेम इक्वेशन है, बस यहाँ पे मास की जगह पे क्या आ रहा है, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर आर। अब कंपेयर करना है कि अगर न्यूक्लियस इनफाइनाइट मास का होता तो यहां पे सिर्फ m1 आता, रिवॉल्विंग मास आता ना, रिवॉल्विंग मास जो रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे ये m1 है, इलेक्ट्रॉन का मास है, और ये जो है न्यूक्लियस का मास है। अगर ये इनफाइनाइट बहुत हैवी है तो उस केस में अगर मैं इक्वेशन लिखता, पहला इक्वेशन लिखता है mv इज इक्वल टू जो भी है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहां पे क्या लिखता है, ये टर्म तो सेम होता, यहाँ पे क्या आता, m1 आता, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आता, ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ डिफरेंस क्या हो रहा है, अगर मैं न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट मान रहा हूँ, मोशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान रहा हूँ, तो यहाँ पे m1 की जगह पे एक मास आ रहा है जिसका है, जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, म्यू। म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास का मतलब है कि टोटल मास को, मतलब जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उस टू पार्टिकल सिस्टम को हम सिंगल पार्टिकल में रिड्यूस कर देते हैं। मतलब दिस सिस्टम इज इक्वलेंट टू कि न्यूक्लियस को अभी भी इनफाइनाइट ही मान लो, न्यूक्लियस को अभी भी इनफाइनाइट मान लो, और जो रिवॉल्विंग पार्टिकल का मास है उसको क्या कर लो, उसको म्यू से रिप्लेस कर दो, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सारे इक्वेशन वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। समझ रहे हो ये बात, कि सर इक्वेशन अगर इनफाइनाइट वाला मैं लिखता, इक्वेशन भाई जब इनफाइनाइट मास का था तो लिखता नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहां पे क्या आता, वहां पे m1 आता, वहां पे रिवॉल्विंग पार्टिकल का मास आता। अब अगर फाइनाइट इक्वेशन लिखा, तो वहां पे क्या आ जा रहा है, रिवॉल्विंग पार्टिकल के मास की जगह पे ये टर्म आ रहा है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, म्यू। रिड्यूस मास का मतलब क्या है कि उस टू पार्टिकल जो मोशन है उसको रिड्यूस करके सिंगल पार्टिकल में हम करेंगे। तो अब हम इस सिस्टम को ऐसा मान सकते हैं कि म्यू मास का एक पार्टिकल इनफाइनाइट मास के न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो हमारा सारा कुछ बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, समझे? तो सर M2, सर अगर म्यू में हम M2 को इनफाइनाइट इनफाइनाइट डालेंगे सर, कैसे M1 आएगा? म्यू में, म्यू में क्या डालेंगे, एम, M2 को इनफाइनाइट ले लेंगे ना सर? तो इनफाइनाइट ले लेंगे तो इसको डिवाइड कर दोगे यार, m2 को डिवाइड कर दो, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। m2 को इधर डिवाइड करेंगे, यहाँ m1 बाई m2 हो जाएगा, m2 इनफाइनाइट होगा तो ये m1 में रिड्यूस हो जाएगा। उसको नेग्लिजिबल, हाँ ठीक ठीक। तो ये सिस्टम जो है वो ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि हम एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं, तो एनर्जी वाले में अगर मैं इस मॉडल के लिए मैं एनर्जी लिखूंगा, तो क्या एनर्जी का इक्वेशन आया था, E इज इक्वल टू nth ऑर्बिट में जो एनर्जी का आया था वो आया था माइनस m e⁴, इक्वेशन कोई बताएगा इसमें, m e⁴ बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर पाई। नहीं, खाली एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अच्छा, m e⁴ बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, यही है, आई इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये आया था हमारा बोर्स मॉडल वाले में। तो बोर्स मॉडल वाले में यहाँ पे क्या चेंज होगा, अभी अभी इसको रिवॉल्विंग मास से अगर हमने रिड्यूस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये म्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है इस केस में हमारा जो nth ऑर्बिट का इक्वेशन आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो अब ये कांस्टेंट को तो मैंने लिख लिया था E0 13.6, बट अभी म्यू होगा तो वो म्यू मुझे पता नहीं है, तो म्यू मुझे पता नहीं है तो भी हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। इसको रिड्यूस कर देंगे किस फॉर्म में, रिड्यूस कर देंगे उसी ओरिजिनल वाले फॉर्म में। कैसे रिड्यूस करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही था यहाँ पे, तो वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू कॉमन ले लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस m e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू म्यू को साइड कर दिया और ये m से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अब मेरा वो पहले जैसा ही हो जाएगा,
पहले जैसा हो जाएगा क्या कि nth ऑर्बिट में अगर ऐसे सिस्टम में जहां पे मुझे एनर्जी फाइंड करना होगा तो वही चीज मैं फॉलो करूंगा, ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बस चेंज क्या करना है, म्यू डिवाइडेड बाई एम से मल्टीप्लाई कर देना है जहां पे भी है। यस सर। तो रिप्लेस क्या करना है कि रिप्लेस एम बाई म्यू बाई एम, मतलब जैसे मास से प्रोपोर्शन में है तो वहां पे हम म्यू बाई एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिप्लेस एम बाई म्यू बाई एम, म्यू बाई एम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो रेडियस का इक्वेशन मुझे लिखना है, ठीक है, तो एम एम बाई म्यू हो जाएगा। आर एन इज इक्वल टू, तो वहां पे भी मास आएगा, मास के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो मास के ऊपर डिपेंडेंसी तो माइनस आर नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, लेकिन मास के ऊपर कैसे डिपेंडेंसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वहां पे सर एन इनवर्सली, स्क्वायर बाई जेड। तो एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, यस, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, इसमें रेसिप्रोकल का मल्टीपल। हाँ 1/m पे डिपेंडेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो वहां पे m को हम एम बाई म्यू। m बाई म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे केस में nth ऑर्बिट की रेडियस, एनर्जी, वो सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले सारे वही होंगे, जैसे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी में मास से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो अगर न्यूक्लियस मूव भी करेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी वही रहेगी। जैसे मान लो थोड़ा बहुत ऑड फील हो रहा होगा कि ओरिजिनल जो नोन केस है उसी में इनकॉर्पोरेट करना है कि अगर न्यूक्लियस का मास हम फाइनाइट लेते हैं तब, अब वो इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैंने इक्वेशन लिखा, सारा डेरिवेशन स्क्रैच से नहीं करना है बिना मतलब के, क्या करना है कि मैंने इक्वेशन लिखा फोर्स वाला, और फोर्स वाले इक्वेशन से ही लिखने के बाद कंपेयर किया कि भाई अगर मैं इनफाइनाइट मास ले रहा था तो यहाँ पे सिर्फ m1 आ रहा था, अभी फाइनाइट मास ले रहा हूं न्यूक्लियस का, जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है तो वहां पे म्यू आ रहा है, यहाँ पे म्यू आ रहा है, मतलब m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो जो ये सिस्टम रिड्यूस हो जाएगा वही इनफाइनाइट के जैसा ही, बस क्या करना है कि जो रिवॉल्विंग पार्टिकल है उसको म्यू से रिप्लेस कर देना है। तो सारे इक्वेशन में जहां जहां भी मास आया था वहां वहां म्यू आ जाएगा, बट मुझे कांस्टेंट वही 13.6 फिक्स ही रखना है, क्योंकि बार बार अब मैं थोड़ी ये सब ई एप्सिलॉन एच की वैल्यू पुट करता रहूंगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या किया, म्यू को साइड में किया, एम वहां पे पुट किया और एम से डिवाइड भी कर दिया। तो इफेक्टिवली जैसे एनर्जी मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अभी वहां पे म्यू बाई एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर रेडियस मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वहां पे म्यू बाई एम से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बाई म्यू। वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं है तो वेलोसिटी का वैसे ही रहेगा। जैसे पार्शियल फील गुड हुआ होगा, पार्शियल थोड़ा डाउट में होगा, तो इसमें एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत आसान से, बहुत ही आसानी से लॉजिकली उसको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन मैं पहले लिख लेता हूं कि क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन मास सेम है, पॉजिट्रॉन का मतलब मास जो है इसका सेम है, मास सेम और चार्ज इस पे होगा पॉजिटिव, ई पॉजिटिव, आर रिवॉल्विंग in a circular path, in a circular path about their combined center of mass, about their combined center of mass. Find out Bohr's radius, find out Bohr's radius of nth orbit, energy of nth orbit, energy of nth orbit. अब ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन है, बात खत्म। ऐसा कोई एटम बना हुआ है, ऐसा कोई सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे E माइनस और यहाँ पे E प्लस है, यहाँ पे तो न्यूक्लियस इनफाइनाइट नहीं है, मतलब जिसके अबाउट रिवोल्यूशन हो रहा है वो तो इनफाइनाइट नहीं है, बट हमें यहाँ पे बोर्स मॉडल अप्लाई करना है, तो ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ मास ही होगा,
हम जानते हैं जब कंपैरेबल होता है तो ये क्या होगा, कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, तो कॉमन सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा, r/2। सेम मास के हैं। अब ये है इसकी मान लो रेडियस। अब nth रेडियस का मतलब ये है कि कुछ रेडियस की वैल्यू ही अलाउड होगी, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेंगे फिर ऐसे रिवॉल्व करेंगे तो वो उनकी ऑर्बिट्स ऐसे चेंज होती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है भाई आर एन जो है, आर एन इज इक्वल टू माइनस आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड इंटू म्यू से रिप्लेस करना है, म्यू बाई एम से। तो यहाँ पे हो जाएगा एम बाई म्यू। तो यहाँ पे म्यू क्या होगा, दोनों का मास सेम है, तो म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m बाई 2। तो रिड्यूस मास हो जाएगा m बाई 2 इसका। तो m बाई म्यू हो जाएगा 2, m बाई म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस नहीं है, ये तो r है। सो आर एन इज इक्वल टू 2 r नॉट 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर। अच्छा z की वैल्यू क्या होगी, z तो था एटॉमिक नंबर मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे z की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, ये चीज 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1.06 इंटू एन स्क्वायर, ये हो जाएगी nth ऑर्बिट की रेडियस 06 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। सर Z1 कैसे होगा बोले फिर से? न्यूक्लियस पे चार्ज 1 है ना, न्यूक्लियस पे चार्ज 1 है, एक ही पॉजिट्रॉन है, तो जेड बताता क्या, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ पॉजिटिव। तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आर एन अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, एन स्क्वायर एन की वैल्यू पुट करेंगे तो रेडियस 1.06, तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो 1.06 एंगस्ट्रॉम होगी, समझ रहे हो, 0.59 नहीं, मतलब ये दोनों क्या होंगे 1.06 एंगस्ट्रॉम पे होंगे। नेक्स्ट होगा तो इंटू 4 जो भी है 4 एंगस्ट्रॉम या 4.24 एंगस्ट्रॉम पे नेक्स्ट रेडियस पे होगी, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। एनर्जी के लिए समझे ये चीज कि सेम ही एक्सप्रेशन हमें लिखना है, बस मास की जगह पे क्या करना है, हमें म्यू बाई एम से मल्टीप्लाई करना, एम और को इसमें न्यूक्लियस भी म्यू बाई एम रिवॉल्व से। करेगा। न्यूक्लियस मतलब जिसके अबाउट रिवोल्यूशन है, जिसके अबाउट, ऐसे थोड़ी उसको न्यूक्लियस बोलते थे, यहाँ पे कुछ और सेंटर है, किसी और के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का सिस्टम है। सर ये तो कोलाइड होके वो गायब हो जाएंगे कुछ। कोलाइड होके गायब नहीं सर होंगे, हाँ ये सर जो रेडियस ले रहे हैं उसके सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ना टोटल सर, टोटल पोजीशन के रेस्पेक्ट। आर टोटल सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, सेंटर ऑफ मास से तो r/2 होगा, r1 r2 तो वहां से निकाल सकते हैं। पहले ऑर्बिट की रेडियस मान लो 1.06 है, तो 1.06 है तो उसका हाफ हाफ यहाँ पे 0.59 यहाँ पे होगा, 0.53 ठीक है, टोटल सेपरेशन। सर पहले हम जो सर रेडियस निकालते थे वो सर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस। हाँ न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस निकालते थे, अभी भी वही है। हाँ सर ठीक है, यस सर समझ गया। एनर्जी nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट नॉर्मल वाला अगर होता, नॉर्मल होता तो हमारा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू, यहाँ पे क्या होगा, मास है, म्यू बाई एम से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे म्यू बाई एम लिख देंगे। एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास को रिप्लेस करना है म्यू बाई एम से, म्यू की वैल्यू है m/2, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 1/2।
तो en अगर होगा en इज इक्वल टू माइनस ई नॉट की वैल्यू 13.6, z की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा m/2, तो ये आ जाएगा 1/2, म्यू बाई एम इज इक्वल टू 1/2। क्यों? क्योंकि म्यू तो निकाला हुआ है, म्यू है यहाँ पे m/2। तो ये हो जाएगा en इज इक्वल टू 6.8 माइनस 6.8 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस सिस्टम की nth ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी। nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे, जैसे मान लो फर्स्ट है, तो फर्स्ट कितना है? 1.06 का है, वहां पे एनर्जी क्या होगी? माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हो कुछ? यस सर। फर्स्ट यस सर। ये रेडियस हो गई। अब मान लो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम सोचो कि फाइंड आउट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस कॉन्फ़िगरेशन। फाइंड आउट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस कॉन्फ़िगरेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसा हम पूछते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी तो मैं बताया हुआ है कि 6.8 फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्राउंड से इंफिनिटी। आयोनाइजेशन, हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों है सेम। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस सिस्टम, फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस सिस्टम इनटू, अब ठीक है, इनटू इट्स कंपोनेंट्स। 6.8 हाँ तो बस आयोनाइजेशन तो भाई इन्फिनिटी के लिए होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी एन से इन्फिनिटी तक पहुंचाना है, तो आई ई इज इक्वल टू फाइनल, मतलब ई एन इन्फिनिटी माइनस ई वन इनिशियल, तो फाइनल जो हो जाएगा वो तो जीरो ही हो जाएगा, एन इन्फिनिटी पुट करेंगे, माइनस ऑफ माइनस 6.8 तो हो जाएगा प्लस 6.8, तो हो जाएगा 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस सिस्टम की आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लो एक और क्वेश्चन अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये बात समझे? कोई डाउट? जी नो सर। सर। तो अब लग रहा होगा कि ये तो आसान ही है, बिल्कुल कुछ है नहीं, ऐसे डरावना सा लग रहा था कि न्यूक्लियस मूविंग है तो न जाने क्या हो जाएगा। अब इसमें दिया है कि देखो, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट to second orbit, third excited state to second orbit, then find out the wavelength of emitted photon. Second orbit, then find wavelength of emitted photon. Emitted फोटोन की वेवलेंथ को बताना है। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो पहला तो यहीं पे है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 4। तो ये n इज इक्वल टू 4 टू सेकेंड ऑर्बिट, मतलब n इक्वल टू 2, तो 4 से 2 में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? ये डिफरेंस ले लो कि एनर्जी रिलीज, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू कितनी एनर्जी रिलीज होगी? वो हाई माइनस लो,